ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपन। तो आज हमने सबसे पहले तो बात करी थी कि अपन एसी का डिस्कशन करेंगे। तो मॉड्यूल में बिगिनर बॉक्सेस हो चुके थे अपने डिस्कस, और हमको एक्सरसाइज डिस्कस करना थी। तो सबसे पहले तो एक्सरसाइज डिस्कशन से स्टार्ट करते। बताओ, एक्सरसाइज करके लाए हो सब बच्चे? बताइए ऋत्विक, एक्सरसाइज करिए। यस कंप्लीट, दक्ष ने भी करी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऋत्विक को तो कोई डाउट भी नहीं है, वेरी गुड। तो सबसे पहले एसी की एक्सरसाइज, सबसे पहले एसी की एक्सरसाइज, जस्ट अ मिनट। एक मिनट दीजिए मुझको। ठीक है। तो एसी के मॉड्यूल में इलस्ट्रेशंस में कहीं कोई डाउट है क्या? बताइए। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो इलस्ट्रेशंस में कोई भी डाउट है क्या? इलस्ट्रेशंस भी अच्छे हैं एसी में, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन में कहीं भी कोई भी डाउट? निमित को तो कोई डाउट नहीं है, इलस्ट्रेशन अभी नहीं करे, अच्छा। तो यार इलस्ट्रेशन भी करो। हर मॉड्यूल के जो इलस्ट्रेशन है ना आपके, वो सब आपको सिखाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो वो करना चाहिए। नहीं करे तो करिएगा। अब बताओ, एक्सरसाइज 1 में मुझे दिख रहे टोटल 20 क्वेश्चन है। तो इन 20 क्वेश्चन में कोई डाउट? क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 14 में, हाँ ये इसका है ना, थोड़ा सा सॉल्यूशन में मैंने देखा कि कुछ गड़बड़ दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि दो इंडक्टर्स है, दोनों में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट सेम है, और किसी इंस्टेंट पे दोनों पे पावर भी सेम है। किसी इंस्टेंट में दोनों में पावर भी सेम है। अब इंडक्टर की पावर जो होती है ना, वो हो जाएगी किसी भी एलिमेंट की पावर, उसका पोटेंशियल डिफरेंस इनटू उससे फ्लो करने वाला करंट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस और फ्लो करने वाला करंट, इंडक्टर का ईएमएफ या उसका पोटेंशियल डिफरेंस यही होता है इनटू करंट, ये होती है पावर। क्वेश्चन में बोला है कि पावर सेम है और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट भी दोनों में सेम है। तो पावर और डी आई बाई डी टी दोनों में अगर सेम है, तो दोनों का एल इंटू आई भी सेम होना चाहिए। सही बात है क्या? एल इंटू आई भी सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए दोनों का, है ना। मतलब आप बोल सकते हो L1 I1 इक्वल टू L2 I2। तो इससे देखो आपको I1 और I2 का रेशो मिल जाएगा, वो आ जाएगा L2/L1, समझे। और एक बार आई का रेशो आ गया, फिर बाकी सारी चीज का रेशो निकाल सकते हो। दोनों इंडक्टर्स में और जो जो चीज पूछी जा रही है वो सब आप बता सकते हो। आपसे क्या पूछा जा रहा है? करंट का रेशो, उनके अक्रॉस पोटेंशियल्स का रेशो। तो उनमें जो ईएमएफ होता है वो देखो एल डी आई बाई डी टी होता है, डी आई बाई डी टी से। तो पोटेंशियल जो उनके अक्रॉस होगा वो सिंपली L1/L2 का रेशो में होना चाहिए। उनमें स्टोर्ड एनर्जी का रेशो पूछा है। एनर्जी स्टोर्ड उन्होंने W लिखी है, वो होती है हाफ एल आई स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ एल आई, इसको एक काम करो एल आई का स्क्वायर अपॉन एल कर दो। एल आई तो दोनों में सेम था, तो द वर्क जो एनर्जी जो स्टोर हो जाएगी वो एकदम एल के इनवर्स रेशो में हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे आंसर आ जाएंगे। अरे समझ में क्या करना था? चलो, हाँ तो आंसर इसका मेरा भी एसीडी आ रहा है। अब जो सॉल्यूशंस में शायद जो आपका आंसर दिया है ना, उसमें गड़बड़ है। उसमें ये बोल दिया गया है कि दोनों इंडक्टर में डी आई बाई डी टी सेम है, उसे इंटीग्रेट करके उन्होंने करंट सेम कर दिए। ऐसे कुछ करा है ना, डी आई बाई डी टी सेम करा है तो उसे इंटीग्रेट करके करंट सेम कर दिया। लेकिन देखो ये तो कहा ही नहीं क्वेश्चन में कि स्टार्टिंग करंट दोनों में जीरो है। तो जब आप डी आई बाई डी टी को सेम करोगे, आप लिखोगे डी आई वन शुड इक्वल टू डी आई टू, और इन्हें इंटीग्रेट करोगे तो इसमें लिमिट भी तो लगाना पड़ेगी। स्टार्टिंग करंट दोनों इंडक्टर का जो होगा वो लिखना पड़ेगा, उसको तुम सेम क्यों मान ले रहे हो? स्टार्टिंग करंट सेम कैसे हो रहा है? तो समझे? हाँ, तो ये प्रॉब्लम है उस क्वेश्चन के अंदर। तो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपन निग्लेक्ट कर, उस सॉल्यूशन को थोड़ा निग्लेक्ट करते। और दूसरी एक और प्रॉब्लम, अगर उनमें बोल दिया कि करंट सेम है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा है करंट सेम है, जो आंसर दिया है आपको, जो सॉल्यूशंस में दिया है उसमें करंट सेम निकाल दिया उन्होंने। अगर करंट सेम है, डी आई बाई डी टी सेम है, तो फिर पावर अलग कैसे हो सकती है, पावर सेम कैसे हो सकती है? क्योंकि एल तो अलग है ना। दूसरा प्रॉब्लम ये समझ में आ रहा है? अगर करंट सेम हो गया, डी आई बाई डी टी भी सेम है, एल अलग है, तो पावर अलग होना चाहिए, फिर पावर सेम हो ही नहीं सकती। आ रहा है समझ में?
तो सॉल्यूशन जो दिया है उसमें मिस्टेक है। क्लियर? ओके, वेरी गुड। ठीक है, इसके अलावा किसी और क्वेश्चन में कोई डाउट? इसके अलावा किसी और क्वेश्चन में कोई डाउट? एक्सरसाइज 1 में कोई डाउट? बताइए। 20 नंबर आया मेरे पास, 20 नंबर। अब देखो 20 नंबर में दोनों जो एलआर सर्किट है उसमें दोनों में करंट की इक्वेशन दे रखी है, आपको ग्राफ दे रखा है। जो ग्राफ है उसे अगर आप ऑब्जर्व करो तो फाइनल करंट सेम आ रहे हैं दोनों में, फाइनल करंट सेम है, मतलब कि V बाय आर सेम है और V बाय आर सेम है, लेकिन एक सर्किट में करंट स्लोली बढ़ रहा है। जो सी वाला ग्राफ है उसमें करंट स्लोली बढ़ रहा है, तो स्लो क्यों बढ़ रहा होगा? उसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा होगा, टाइम कांस्टेंट ज्यादा मतलब एल ज्यादा होगा, सिंपल। ठीक, चलो और कोई डाउट? एनी अदर डाउट? एक्सरसाइज 2 में देख लो इसके। एक्सरसाइज 2 में एक कॉम्प्रिहेंशन है, फिर 5 एक इसमें मेजर कॉलम है, फिल इन द ब्लैंक्स, असर्शन, रीजन। इसमें कोई भी डाउट हो तो बताओ। एक्सरसाइज 2, नो डाउट। अच्छा, वेरी गुड। अच्छे से देख लो, मॉड्यूल में कोई डाउट नहीं है पक्का? ठीक है, मॉड्यूल कंप्लीट। रेस में कोई डाउट? एसी की रेस में कोई डाउट? रेस असाइनमेंट? नो। ठीक है, तो एसी की रेस असाइनमेंट मॉड्यूल सब अपना कवर हो गया है ना। इसके अलावा आज एससीवी करके लाए हो क्या? एससीवी करिए क्या? सर क्यूबी का डिस्कशन कब? क्यूबी ईएमआई की क्यूबी तो हम कर चुके थे वेडनेसडे को, और सैटरडे को अपनी है डाउट क्लास, उसमें अपन ईएमआई का क्वेश्चन बैंक के जो एसी के क्वेश्चन है वो कर लेंगे, और 1 2 3 4 कर लेंगे। 1 2 3 4 में एसी और ईएमआई मिक्स करके दिया है ना। चलो ओके, अब एक काम करते हैं, एससीबी भी तभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि मतलब मुझे लग रहा है उस दिन एससीबी हो जाएगी, छोटी सी है एससीबी में, कितने 15-20 क्वेश्चन कुछ है ना। आयुष ने एक डाउट पूछा है 10th में, एक बार देख लेता हूँ इसे डाउट क्या है, जस्ट अ मिनट। एक मिनट दीजिएगा। निमित बोल रहा है थोड़ा कम कर दीजिए वर्क, सैटरडे को तक ऑर्गेनिक के 300 क्वेश्चन भी करना है। ऑर्गेनिक के 300 क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा? 1 घंटे में 50 क्वेश्चन आराम से होते हैं ऑर्गेनिक के, 50-60 क्वेश्चन आराम से होते हैं, ठीक है? चलो 1 मिनट में क्वेश्चन 10 ओपन कर रहा हूँ, वेट अ सेकेंड। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 10 एससीबी में बोला है, अ कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस 10 ओम एंड इंडक्टेंस 0.4 हेनरी, इट इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स ऑफ 6.5 वोल्ट एंड 30 बाय पाई हर्ट्ज, फाइंड एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट। तो एवरेज पावर निकाल तो सकते हो आप इसमें, आपको वोल्टेज दे रखा है, इसमें समस्या क्या है? आयुष बताओ। आंसर नहीं आया तो कुछ गलत करा होगा, आंसर आएगा इसका। सिंपली z निकालना है, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। आंसर नहीं आया तो 2-4 बार और करो यार, मतलब आंसर आ जाएगा उसका। या तो मेरे को सॉल्यूशन भेजो, मैं देखूंगा गलती क्या है सॉल्यूशन में, ठीक है? सर मैंने P इक्वल टू वी आई लगाया था सर। क्या? सर P इक्वल टू वी आई कॉस डेल्टा सर, IRMS वाला सर। हाँ हाँ ठीक है, वी आरएमएस आई आरएमएस कॉस पाई, पूरा यस बोलो। सर। तो आरएमएस वोल्टेज क्या लिया? सर RMS वोल्टेज सर, सर 6.5 वोल्ट सर। वेरी गुड। और आई आरएमएस क्या लिया? सर IRMS सर, हाँ, सर IRMS सर मैंने निकाला था सर। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ, क्या लिया निकाला है तो? सर सर 6.5 तो अपॉन? सर अपॉन जेड, सर वो सर वो इम्पिडेंस सर, डिवाइड कर दिया सर उसको। हाँ तो क्या लिखा है डिवाइड में, क्या क्या लिखा बताओ? ये सर मैं बताता हूँ सर अभी।
ये सर मैंने इम्पीडेंस से डिवाइड कर दिया सर उसको। सर जेड क्या की लिखा वैल्यू है? से अंडर द सर आर स्क्वायर प्लस जाई वो सर सी जाई सी का स्क्वायर सर। हाँ, क्या लिया? आर क्या लिया? सर आर मैंने 10 लिया था सर। और और एक्सेल? फिर जाई सी सर जाई एल की वैल्यू सर मैंने ओमेगा एल से निकाल दी थी सर। ओमेगा क्या लिया? सर ओमेगा सर 2 पाई एफ सर 2 इंटू एफ। पाई इंटू बाई पाई सर 2 इंटू पाई इंटू, 30 बाई पाई सर। हाँ कितना हो जाएगा? 60। 60 इंटू 0.4, 60 इंटू 0.4 कितना होगा? 24। 24 का स्क्वायर कितना होगा? सर 576 सर। प्लस 10 का स्क्वायर 100, जोड़ो कितना हुआ? सर 676 सर। रूट लो, फिर वो रूट लो इसका। सर उसका 26 आया था सर। ठीक, और फिर 6.5/26 और इंटू cos 5 भी लिखा होगा ना आगे। ये सर कोस पाई तो 1 होगा ना सर, क्योंकि तो एल आर सर्किट है सर। r/z, cos 5 is r/z। ये सर मैं भूल गया था सर, सब याद आ गया सर। ठीक हो, खोदा पहाड़ निकली चुईया वाली बात हो गई है तो, है कि नहीं? इतना सब कुछ करने के बाद पता चला कि cos 5 गलत लिखा है। चलो तो कहानी का फाइनल मोरल ये मिला हमको कि कोई भी जो फॉर्मूला हमको लगाना है उसमें हर एक एलिमेंट, हर एक चीज की वैल्यू सही से लिखना है। बाकी सब कुछ सही करा था, एक छोटी सी चीज गलत कर दी, cos फाई गलत ले लिया तो पूरा गड़बड़ हो गया, है ना? तो आप अगली बात से ध्यान रखना। ओके। और निमित, क्वेश्चन कोई ज्यादा होमवर्क नहीं है, और क्वेश्चन ऑर्गेनिक का भी कोई ज्यादा नहीं है भाई। 300 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के बहुत जल्दी हो सकते हैं, ठीक है? तो इतना तो करना पड़ेगा, दिस इज, ठीक है, ये इतना काम करो। चलो, दक्ष बोल रहा है रेस 1 का क्वेश्चन 11 को बिना मैथ्स के सॉल्व कर सकते हैं क्या? अब मेरे को खोल के देखना पड़ेगा, मतलब डाउट है तो बताओ, मैं खोल के देखूं रेस को। डाउट नहीं है तो फिर छोड़ दे। चलो 2 मिनट में देख ही लेता हूँ ना। रेस 1 का क्वेश्चन 11 बोल रहे हो, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट दीजिएगा, जस्ट अ सेकेंड। रेस रेस 1 का क्वेश्चन 11, हाँ। in the circuit shown in the figure, if the both the bulbs B1 and B2 are identical, वो दोनों आइडेंटिकल है, तो पूछा है कि बोथ बल्ब है इक्वल ब्राइटनेस, कौन सा ज्यादा ग्लो करेगा, ऐसा पूछा है। सो हमें देखना पड़ेगा कि किसके साथ एक्सएल या एक्सी ज्यादा लगा है ना? उसके लिए हमको ओमेगा चाहिए, और ओमेगा के बारे में कुछ कहा नहीं है। अच्छा, उन्होंने हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी की बात करी है, सॉरी, हाँ। तो एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ब्राइटनेस ऑफ B1 इज मोर देन B2। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल ज्यादा हो जाएगा, एक्सएल की वजह से उसमें करंट कम जाएगा, ऊपर कैपेसिटर वाले में करंट ज्यादा जाएगा, तो उसमें B1 ब्राइट होगा। बिल्कुल सही बात है। एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स द ब्राइटनेस ऑफ B1 इज मोर देन B2। तो सेकंड, ये फोर्थ गलत हो रहा है, थर्ड सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, थर्ड आंसर सही है इसका। ठीक है, बिना कैलकुलेशन के कर सकते हैं, यस, है ना? चलो, तो एसी का डिस्कशन कंप्लीट। अब कल फ्राइडे है, कल क्या क्या करके लाओगे? बच्ची कुछ एससी भी कर लो, कल अपन एससी भी डिस्कस कर लेते। और और क्या क्या कर लेंगे? क्वेश्चन बैंक के एससी के क्वेश्चंस करके लेके आ जाओ, एससी भी और क्वेश्चन बैंक, ये सब कंप्लीट कर लेते हैं कल, चलेगा? एसी को पूरा वाइंड अप करते हैं, है ना? ठीक है, आज फिर हम थोड़ा आगे की चीज समझते हैं। पिछली क्लास में हमने ना कुछ इक्विवेलेंसी पढ़ी थी, याद है आपको? इक्विवेलेंसी पढ़ी थी, और क्या पढ़ा था पिछली क्लास में, बताओ? डैम्ड एसएचएम पढ़ा था, बिल्कुल सही, है ना? क्या होता है डैम्ड एसएचएम? बेसिकली किसी भी स्प्रिंग मास सिस्टम में एयर ड्रैग की वजह से या किसी और तरीके की वजह से, फ्लूइड की वजह से विस्कस ड्रैग फोर्स आ गया, तो एक वेलोसिटी डिपेंडेंट रेजिस्टिव फोर्स भी आ जाता है। और उस वेलोसिटी डिपेंडेंट रेजिस्टिव फोर्स की वजह से क्या होता है कि जो सिस्टम है वो अपनी खुद की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी उससे वाइब्रेट नहीं करता है, और किसी अलग फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है। और उसके अपन ने अलग अलग केसेस देखे थे। नॉर्मली डैम्पिंग बहुत कम होती है, तो कम डैम्पिंग वाली सिचुएशन को हम अंडर डैम्प बोलते हैं, और अंडर डैम्प सिचुएशन में मास धीरे 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 करके एम्पलीट्यूड कम होते होते रुक जाता है। तो क्यों होता है, इसकी इक्वेशन भी हमने डिराइव करी थी, है ना? मैथमेटिकली भी इसको देखा था कि क्यों हो रहा है, वो सब चीजें अपनी हो चुकी थी। ठीक है, आज अपन थोड़ी सी अलग चीज देखते हैं,
फोर्स्ड ऑसिलेशन की बात करते हैं। मैंने बोला था पढ़कर आना, फोर्स्ड ऑसिलेशन की बात करते हैं। मान लो स्प्रिंग से मास कनेक्टेड है, इस मास स्प्रिंग कांस्टेंट के और मास को नीचे यहाँ पर एक फ्लूइड के ऊपर रखा हुआ था, वो फ्लूइड इस पे एक रेजिस्टिव फोर्स क्रिएट कर रहा है। फ्लूइड इस पे एक रेजिस्टिव फोर्स क्रिएट कर रहा है। कितना फोर्स क्रिएट कर रहा है? दैट इज B इंटू बी, रेजिस्टिव फोर्स। मान लो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, हमने स्प्रिंग को एक डिस्टेंस इलोंगेट कर रखा था, तो स्प्रिंग का फोर्स भी kx आ रहा है, रेजिस्टिव फोर्स भी इधर आ रहा है, वेलोसिटी इधर है उसके अपोजिट, है ना। अब मान लो मैंने इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स और लगा रखा है, एंड मेरा जो एक्सटर्नल फोर्स था ना वो था F0 sin ओमेगा टी। ये भी एक है ना टाइम वेरिंग फोर्स है, ये भी एक साइनसोइडल फोर्स लगा दिया। तो हमारे सिस्टम में एक हमने साइनसोइडल फोर्स लगा दिया। ये अपना नॉर्मल वो स्प्रिंग मास सिस्टम जिसमें डैम्पिंग है, उसके साथ मैंने साइनसोइडल फोर्स भी लगा दिया। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन को बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। एक ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से बदलने वाला फोर्स हमने यहाँ लगा दिया, इसे बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है, फोर्स्ड ऑसिलेशन बोलते किसे, समझ में आ रहा है? यस। ब्लॉक के नीचे क्या है? ब्लॉक के नीचे कोई फ्लूइड है जो रेजिस्टिव फोर्स दे रहा है, कोई फ्लूइड है जिसका विस्कस ड्रैग फोर्स है। ठीक है, चलो अब इस मास से फोर्सेस जो जो लग रहे हैं, अपन ने जरा इसकी इक्वेशन लिखे तो मैंने जिधर डिस्प्लेसमेंट जिधर वेलोसिटी ली उधर ही मान लेते एक्सेलरेशन है, तो हम लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, शुड इक्वल टू नेट फोर्स। अब ये तीनों फोर्स पीछे लग रहे हैं तो इन तीनों को माइनस में लिखेंगे, माइनस kx माइनस बीबी माइनस F0 sin ओमेगा टी, माइनस F0 sin ओमेगा टी। F0 की डायरेक्शन में मान लेता हूँ बाहर की तरफ है, कौन इधर की तरफ खींच रहा है सिस्टम को, तो F0 खींच रहा था, इसलिए एक्सेलरेशन आ रहा होगा, ऐसा मान लिया। मान लेते हैं F0 बाहर की तरफ है। ये दोनों टर्म्स को इधर उठा के लाता हूं मैं, तो इक्वेशन आएगी m डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस b इंटू सिंगल डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस kx इज इक्वल टू F0 sin ओमेगा t। नाउ दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन, x का डबल डिफरेंशिएशन, ये सब टर्म है, लेकिन यहाँ पर एक टर्म फोर्स वाला भी आ गया, तो ये पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन थोड़ा मुश्किल होता है निकालना, तो ये सॉल्यूशन है ना, मैं आपको डायरेक्ट नहीं बता सकता। पिछली क्लास में मैंने आपको जनरल पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन कैसे आता है वो तो बता दिया, पर इसका मैं नहीं बता पाऊंगा। तो यहाँ अपन सीधे हाथ से घी नहीं निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी करके निकालेंगे, उल्टा कुछ तरीका लगाते है ना। हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। ध्यान से देखो, एक रजिस्टर, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर, ये तीनों एक एसी सर्किट में कनेक्टेड है। एसी सर्किट का पोटेंशियल है V0 sin ओमेगा टी। तो यहाँ पे जो करंट आता है सर्किट में वो आता है I0, करंट जो आता है सर्किट में वो आता है I0 sin ओमेगा टी। करंट माइनस फेज में हो जाएगा, तो अगर पोटेंशियल को 0 पे माना तो करंट पीछे होता है, पोटेंशियल आगे, तो इसलिए इसको -5 लिख देंगे। इसकी पीक वैल्यू आरएमएस वैल्यू कितनी आती है आप जानते हो, रजिस्टर R, इंडक्टर L, कैपेसिटेंस अगर C है तो आप जानते हो दिस I0 इज नथिंग बट V0 बाय Z, और Z होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर इनटू ये करंट की पीक वैल्यू है ना। अब आपको करंट की इक्वेशन अच्छे से पता है, करंट पता है तो कैपेसिटर का पोटेंशियल भी लिख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर वो भी लिख सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर हो जाएगा I इंटू एक्सी, उसको लिखोगे I0 XC, और पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर करंट से पाई टू फेज पीछे होता है, तो करंट से पाई टू फेज पीछे कर देना। ठीक है, ये पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर आ गया। अगर कैपेसिटर का पोटेंशियल पता है तो उसका चार्ज भी लिख सकते हो, Q इक्वल टू C भी होता है, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर वो C इंटू V कर दो, तो वो भी आ जाएगा C I0 XC sin ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2।
तो चार्ज भी ऑसिलेट हो रहा है ना, यहाँ पर चार्ज भी जो हमारे पोटेंशियल की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट हो रहा है ना, और ये चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू आ गई है, Q की मैक्सिमम वैल्यू कैपेसिटर वो आ गई C I नॉट एक्स सी अपॉन I नॉट को लिख दो, चलो V नॉट बाई Z, Z की वैल्यू डाल दो, ये रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आ रहा है क्या ये? देखो अच्छे से, एक एसी सर्किट है, एलसीआर एसी सर्किट, एलसीआर एसी सर्किट में मैंने करंट की इक्वेशन लिखी, करंट वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी से एसएचएम करता है, वाइब्रेट करता है, जिससे पोटेंशियल करता है, और हमने इस करंट को यूज करके कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप की इक्वेशन लिख दी, और उससे कैपेसिटर पे चार्ज की इक्वेशन लिखी, कैपेसिटर पे चार्ज भी साइनसोइडल इक्वेशन आ गई है, तो वो भी एसएचएम। हाँ ऋत्विक बिल्कुल सही। अब ऋत्विक ने सही चीज सोच ली, ऋत्विक बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। बाकी बच्चे कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या करने वाला हूं? बोलो, कुछ कुछ दिमाग में आ रहा है कि अब क्या करने वाला हूं मैं? निमित, यस सानिध्य, ठीक है। वी कैन कंपेयर, हम कंपेयर कर सकते हैं, याद करो कि स्प्रिंग मास सिस्टम वाज इक्विवेलेंट टू एलसीआर सर्किट, मास वाज इक्विवेलेंट टू एल, याद करो पिछली क्लास में पढ़ा है अपन ने। यहाँ का है, वहां का चार्ज, यहाँ पर वेलोसिटी, वहां का करंट, यहाँ पर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, वहां पर फ्लक्स, ठीक है। यहाँ का मास, वहां का इंडक्शन, यहाँ का स्प्रिंग कांस्टेंट, वहां का 1/c, यहाँ का फोर्स, ये रेजिस्टिव फोर्स का B, और वहां का R, ये सब इक्विवेलेंट चलते हैं ना, ठीक है। अब एनालॉजी यूज कर लेंगे तो हम अब चार्ज की यहाँ पर इक्वेशन लिख पाएंगे आराम से, सॉरी यहाँ पर एक्स की इक्वेशन लिख पाएंगे। तो हमको एनालॉजी से समझ में आ गया, बाय एनालॉजी जो एक्स की इक्वेशन आएगी, ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आएगी, उसकी कुछ मैक्सिमम वैल्यू होने वाली है, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, वो ए जैसा कुछ मैक्सिमम वैल्यू है, इनटू साइन जो फोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो यहाँ पोटेंशियल की एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी उसी फ्रीक्वेंसी से चार्ज एसएचएम कर रहा है ना, चार्ज उसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है। तो जो यहाँ पे पोटेंशियल की फ्रीक्वेंसी थी, मतलब जो यहाँ फोर्स की फ्रीक्वेंसी थी, फोर्स और उधर पोटेंशियल इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ फोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाली ही फ्रीक्वेंसी से हमारा डिस्प्लेसमेंट एसएचएम करेगा। तो ओमेगा टी प्लस कुछ फेज वेस, वो सारा फेज मैंने डेल्टा लिख दिया, ये फेज डिफरेंस है, इसको मैंने डेल्टा बोल दिया, कुछ इनिशियल फेज है। तो ऐसे ही इक्वेशन आने वाली है, समझ में आ रहा है? यहाँ पर चार्ज की इक्वेशन भी साइनसोइडल आई, तो यहाँ पर एक्स की इक्वेशन साइनसोइडल आएगी। अब बस मुझे ए की वैल्यू लिखना है, तो ये एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू का क्या लिखूंगा मैं, कंपेयर करके लिखो, सी को क्या लिखूंगा, सी इज 1/k, v को v नॉट मतलब f नॉट, xc was 1/ωc और 1/c is k, तो ये हो गया 1/ω into k, होल थिंग डिवाइडेड बाय रूट ओवर r स्क्वायर मतलब b स्क्वायर प्लस xl मतलब ओमेगा इंटू एल, एल को लिखेंगे मास, माइनस xc होगा 1/ω अपॉन में c ऊपर k हो जाएगा, इस पूरे चीज का स्क्वायर, यही होगा। देखो सही बात है क्या, है ना? थोड़ा सॉल्व करते हैं इसे, k से k कैंसिल कर दो, 1/ω जो ऊपर एक ओमेगा है उसको नीचे लाके अंदर भेज दो, उसको नीचे लाके अंदर भेज दो, और नीचे मास कॉमन ले लो, ठीक है। ध्यान से देखते चलना, प्लीज ध्यान से देखते चलना, ये k, ये m, मैं m को यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे m स्क्वायर आएगा, ये m यहाँ गायब हो गया, यहाँ k बाय m आया, सही बात है क्या? मैं इसी इक्वेशन में करते जा रहा हूँ, है ना, प्लीज ध्यान से देखिएगा, सही है क्या? आया ना, जल्दी बताओ, यस ठीक है। अब ये k बाय m क्या है, इस सर्किट की अपनी नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रूट k बाय m, तो k बाय m इज ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये ओमेगा नॉट का स्क्वायर है, और यहाँ पर मैं 1/ω को ओमेगा भी कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है।
तो ऊपर आया मेरे पास f0 बाय ओमेगा, वो ओमेगा भी हटा दूंगा मैं, यहाँ पर 1 बाय ओमेगा बाहर लेता हूँ, पूरे के बाहर ले लेते हैं, यहाँ पर ओमेगा पूरे के बाहर ले लेते हैं, 1 बाय ओमेगा बाहर आया, तो अंदर रूट के अंदर बी स्क्वायर एम स्क्वायर, यहाँ पे एम स्क्वायर भी बाहर ले लिया मैंने, एम का स्क्वायर बाहर लिया तो बाहर एम आएगा, ठीक है। यहाँ बी स्क्वायर एम स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, मैंने अगर एम स्क्वायर जबरदस्ती से बाहर लिया तो, और इसमें ओमेगा भी नहीं था, मैंने ओमेगा बाहर ले लिया तो नीचे ओमेगा ऊपर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यही फर्स्ट टर्म, फिर अंदर प्लस, यहाँ पे प्लस एम स्क्वायर बाहर ले चुका हूँ, यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया था, 1 बाय ओमेगा बाहर लिया था, तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर ओमेगा का स्क्वायर बन जाएगा, ये ओमेगा 1 बाय ओमेगा बाहर ले चुका हूँ मैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, 1 बाय ओमेगा गया, और के बाय एम क्या था, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन आ गई। ये ओमेगा से ऊपर का ओमेगा कैंसिल कर दो, और ये मास को ऊपर एफ नॉट बाय एम लिख दो, बिल्कुल यही फॉर्मूला लिखा हुआ है एससीबी के अंदर। अगर आप एससीबी देखो एसएचएम की, तो मैंने बोला था पढ़कर आना, एससीबी में मिलेगा आपको, तो उसमें फोर्स्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड का यही इक्वेशन लिखी है। कुछ समझ में आ रहा है? चलो, तो हमने पढ़ा कि जब हम स्प्रिंग मास सिस्टम में कुछ एक साइनसोइडल फोर्स लगा दे, तो जो साइनसोइडल फोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, उसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी से बदलने वाला डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आती है, वेयर द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट हैज दिस फॉर्म। वो एम्पलीट्यूड की इक्वेशन ये रही, ठीक है, एम्पलीट्यूड की इक्वेशन आ गई, ठीक है। एंड दिस फोर्स्ड एसएचएम सिचुएशन इज जस्ट लाइक अ एलसीआर सीरीज सर्किट, ठीक है। वहां पर चार्ज ऑसिलेट करता है, यहाँ पर एसएचएम होता है, एक्स एक्स का जो इक्वेशन है, पार्टिकल का जो पोजीशन है वो ऑसिलेट करती है। अब एक छोटी छोटी चीजें को समझते हैं हम। एलसीआर सर्किट में जब हम एक्सटर्नल पोटेंशियल की जो फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, मैं सर्किट की नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर कर देता हूं, तो यहाँ रेजोनेंस होता है ना। यहाँ ओमेगा को अपन ओमेगा नॉट कर देते हैं, दैट इज 1 बाय रूट एलसी कर देते हैं, तो यहाँ रेजोनेंस होता है, पढ़ा है हमने क्या? हाँ। अब यहाँ पे रेजोनेंस होने का मतलब क्या पढ़ा था हमने, कि करंट की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, ये आई नॉट मैक्सिमम हो जाएगा, होगा क्या? यस, आई नॉट का मैक्सिमम होना, आई किससे किससे रिलेट होता है? वेलोसिटी से। तो यहाँ पर इस मास की, ये आई नॉट मतलब करंट की पीक वैल्यू, तो यहाँ जो मास की वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। जब हम ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी ओमेगा को हम ओमेगा नॉट के बराबर करेंगे, तो इस मास की जो वेलोसिटी आएगी ना, इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी आ जाएगी, उस वेलोसिटी की पीक वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम होगी। समझ में आ रही बात? ठीक है। यहाँ पर एलसीआर सर्किट में जो रेजोनेंस कंडीशन थी, उस रेजोनेंस कंडीशन पे दैट इज द ड्राइविंग पोटेंशियल हैज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी मैचिंग विद द नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वैसे यहाँ कर दे कि ड्राइविंग फोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपने स्प्रिंग ब्लॉक की एंगुलर फ्रीक्वेंसी से मैच करा दे, तो ब्लॉक की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम नहीं होता, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आएगी, ज्यादा एनर्जी से वो वाइब्रेट कर पाएगा। समझ में आ रही बात? रेजोनेंस पर स्प्रिंग मास सिस्टम मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी से वाइब्रेट कर पाता है, ठीक है। चलो, लेकिन स्प्रिंग मास सिस्टम में कई लोग ये पूछ लेते हैं कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा। किताबों में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने की सिचुएशन को इसका रेजोनेंस बोलते हैं। स्प्रिंग मास सिस्टम का रेजोनेंस वो कब बोलते हैं? जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाए, ये एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम हो जाए। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम उस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट पे नहीं होता, उस पे क्या मैक्सिमम होता है? वेलोसिटी। क्लियर? स्प्रिंग मास सिस्टम में जो किताबों में रेजोनेंस की कंडीशन दी गई है ना, वो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम की दी गई है, तो वो ओमेगा नॉट नहीं होगी, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कुछ अलग आएगी, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने की एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग आएगी। यहाँ रेजोनेंस का मतलब अलग चीज होती है, यहाँ रेजोनेंस का मतलब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, ठीक। अब आप अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने की फ्रीक्वेंसी ढूंढो, इससे आप निकालो कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने की कंडीशन क्या आएगी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थोड़ा सा ऐसा, फॉर रेजोनेंस और एम्पलीट्यूड टू बी मैच। अब आप एम्पलीट्यूड देखो, ओमेगा के साथ इक्वेशन पता है, तो आप क्या कर सकते हो?
dA by d omega will be 0 when amplitude is maximum. So you can find out किस एंगुलर फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम होगा. करो, ढूंढो. निकालो किस एंगुलर फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम होगा. ये रफ में कर लो फटाफट, जल्दी बताओ मुझे क्या आएगा. कुछ आ रहा है? रेजोनेंस की यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी आएगी, अब तुम करो, चेक करो फटाफट क्या आएगी. वो आएगी रूट ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स b बाय 2m का होल स्क्वायर. b बाय 2m को याद करो, मैंने गामा डिफाइन करा था. मैंने b बाय 2m, है ना. तो ये आता है रूट ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 गामा स्क्वायर. ये रेजोनेंस की एंगुलर फ्रीक्वेंसी आती है, जिसको ओमेगा आर बोल दिया. ठीक है. और इस पर क्या होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा. ठीक है. और एक कंडीशन में और लिख देता हूं साइड में यहां पर, एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट v peak is max in spring mass system. और एनर्जी इज मैक्स. ठीक है. चेक करो ये आ रहा है कि नहीं. बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तुमको, क्या बात है. इसको डिफरेंशिएट तो करना है. न्यूमरेटर डीए बाय डी ओमेगा 0, तो वो डिफरेंशिएशन करने के लिए ये डिनोमिनेटर हमारा अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तो डिनोमिनेटर मिनिमम, तो इसके मिनिमम की कंडीशन निकाल लो. इसको जस्ट डिफरेंशिएट करके 0 करो, देखो ये आएगा. चलो ऋतिक बोल रहा आ रहा है, वेरी गुड. ओके. तो एक ये डिफरेंस है यहाँ पर. एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस की डेफिनेशन कुछ अलग है और स्प्रिंग मास सिस्टम में रेजोनेंस की डेफिनेशन कुछ अलग है. तो थोड़ा सा बच्चों से गलतियां हो सकती है क्वेश्चंस में. अब ये ध्यान रहेगा आपको, ये सही करोगे आप. बताओ समझ में आ रहा है ये? हाँ कि ना. ऋतिक तो बोल रहा है यस. बाकी बच्चे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, समझ रहे कि नहीं क्या चल रहा है? यस. ओके. ठीक है. आयुष पूछ रहा है लास्ट पॉइंट क्या. दोनों में रेजोनेंस अलग सिचुएशन होती है. एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस अलग एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे होता है. ठीक है. हाउ कंफ्यूजन कैसे होगी? अरे ये देखो ना, एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस का मतलब होता है करंट मैक्सिमम होना. वो होता है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पे. ओमेगा नॉट मतलब सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी विच इज 1 बाय रूट एलसी. उस पर यहाँ पर करंट मैक्सिमम होता है, तो उसे रेजोनेंस बोलते हैं. पर स्प्रिंग मास सिस्टम में रेजोनेंस का मतलब होता है एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना. तो यहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने की जो फ्रीक्वेंसी आती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो अलग आती है. दैट इज नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट. वो अलग है, देखो, है ना. जब आप यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम करते हो ना,
तो उसकी कंडीशन आती है ओमेगा ओमेगा नॉट होना चाहिए, समझे, वेलोसिटी मैक्सिमम या एनर्जी मैक्सिमम, समझे। चलो अच्छा, फिर कई बार ये पूछ लिया जाता है कि अलग अलग जो एंगुलर फ्रीक्वेंसीज आई है उनको कंपेयर करो विथ डैम्पिंग। ये अगर ड्राइविंग फोर्स नहीं होता, ओनली डैम्प्ड एसएचएम होता, तो ओनली डैम्प्ड एसएचएम की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ी थी पिछली क्लास में, वो पढ़ी थी ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, इसे बोलते हैं डैम्प्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। डैम्प्ड ऊपर दिख नहीं रहा होगा, नीचे लिखता हूं मैं, डैम्प्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी पढ़ा था क्या पिछली क्लास में? डैम्प्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बोलो ये चीज पढ़ी थी क्या हमने? ये चीज पढ़ी थी क्या, डैम्प्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी? यस, ये डैम्प्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी और इसको कंपेयर करो। यहाँ रेजोनेंस की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो देखो और कम आई है, ये 2 गामा है, वहां पर ओनली गामा स्क्वायर सेपरेट करना है, 2 गामा स्क्वायर सेपरेट करना है, तो ये छोटी आएगी कंसिडरिंग जो ओमेगा थोड़ा बड़ा है, गामा छोटा है ना। दिस इज इवन स्मॉलर देन दिस डैम्प्ड एसएचएम फ्रीक्वेंसी। तो अगर सारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करो तो नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, उससे कम डैम्प्ड है और उससे कम रेजोनेंस वाली एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ये रिलेशन होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसीज का। वो ड्राइविंग फोर्स की एंगुलर ये ओमेगा नॉट वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिससे सिस्टम नेचुरली एसएचएम करता है। विद डैम्पिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो जाती है, और फोर्स्ड एसएचएम में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने के लिए जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है वो इन सब में सबसे कम आती है। कंपेयर कर पा रहे हो? चलो अब अगर ये सब चीज समझ में आई तो आपको एक चीज और बता देता हूं कि एससीबी में एक छोटी सी गलती है। एससीबी में जो उन्होंने डैम्प्ड एसएचएम में, सॉरी फोर्स्ड एसएचएम में जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी लिखी है ना, उसमें उन्होंने ये 2 लिखना भूल गए, ये 2 नहीं लिखा है, तो उनका फॉर्मूले में गलती है। आप एससीबी से अगर फॉर्मूला याद कर लो तो वो गलत है, इसलिए आप ये ध्यान रखना कि ये वाला फॉर्मूला सही है, या आप चेक कर सकते हो कि सही है ना। मैं नहीं बोल रहा सही है, आप खुद डिराइव करके चेक कर लेना कि सही है कि गलत है, ठीक है ना। मैं नहीं बोल रहा, आप इसको खुद चेक करो कि कब ये मैक्सिमम होगा, तो आपको दिख जाएगा कि इसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा, और एससीबी में जो लिखा है वो अलग लिखा है। समझ में आई बात? ओके, क्या बहुत ज्यादा हेवी चीजें हो गई क्या? एवरीथिंग क्लियर? सर यहाँ भी मेंस में आता है, हाँ ये सब कुछ सिर्फ मेंस के लिए पढ़ रहे हैं हम। डैम्ड एसएचएम, फोर्स्ड एसएचएम, ये सब सिर्फ मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, और मेंस पे इन पे जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो सिर्फ फॉर्मूले पे आते हैं। मतलब मेंस का एक क्वेश्चन में बताओ तो देखो ये रहा, ये क्वेश्चन एक मेंस का है ना। सब ये थ्योरी बस अच्छे से याद होना चाहिए तो क्वेश्चन सब आराम से हो जाएंगे, ठीक। सिर्फ थ्योरी आनी चाहिए तो क्वेश्चन सब आराम से हो जाएंगे। चलो एवरीथिंग नोटेड, हर चीज देख लो, कहीं कुछ भी डाउट हो तो मुझको बताओ। निमित पूछ रहा है सर डैम्प्ड एसएचएम फोर्स्ड ऑसिलेशन तो डिफरेंट सेटअप्स में है, तो उनकी फ्रीक्वेंसीज कंपेयर करने का क्या सेंस है? डैम्प्ड एसएचएम और फोर्स्ड एसएचएम तो डिफरेंट सेटअप्स में है, हाँ ठीक है, पर क्वेश्चन में कोई कंपेयर कर ले तो, कोई पूछ ले कि एक फोर्स्ड एसएचएम की सिचुएशन में हमें रेजोनेंस के लिए जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी रखना पड़ती है और डैम्प्ड एसएचएम की केस में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, इनका कंपैरिजन करो, तो कंपैरिजन करके बताएंगे, समझे। फोर्स्ड एसएचएम में एक फोर्स लगता है और बस ये फोर्स ही हटा दो तो डैम्प्ड एसएचएम की सिचुएशन बन जाती है। चलो बच्चों, तो ये इतनी सारी चीजें, इतनी ही चीजें हमको पढ़ना थी डैम्प्ड एसएचएम एंड फोर्स्ड एसएचएम में, तो ये अपना सब कंप्लीट हुआ। 11th में आपको नहीं पढ़ाते थे ये, तो शायद आपको पढ़ने के बाद समझ भी आ रहा होगा कि क्यों नहीं पढ़ाते थे, कुछ समझ में आ रहा है ना। हाँ, क्योंकि अगर 12th में ही, जैसे मैंने जब एनालॉजी से बताया तो आपको थोड़ा आसान लग रहा होगा कंपेरेटिवली, है ना। 11th में तो बाउंसर हो जाता, बिल्कुल सही, ठीक है। हाँ, तो 11th में पढ़ाने का सेंस भी नहीं बनता, इसलिए 11th में आपको पढ़ाया नहीं था।
अब आप देख पा रहे होंगे कि 12th में क्यों पढ़ाया है। और इससे एक चीज और समझ में आई कि ना कई बार ऐसा होता है कि ना हम उतने मेच्योर नहीं हो पाते जितना हमको समझने के लिए चाहिए, इसलिए हमको चीजें समझ नहीं आती। तो विथ टाइम चीजें समझ में आती है। ठीक है, ये लाइफ के लिए याद रखना कि एवरीथिंग नीड्स सम टाइम। अगर हमें कुछ आ नहीं रहा है तो इट माइट बी पॉसिबल कि उसमें हमारी गलती है, हम उतना मेच्योर नहीं है या हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे कि वो चीज समझ पाए। ये होता है देखना लाइफ में। ठीक है, हाँ। ऋत्विक बोल रहा है जैसे ऑर्गेनिक में स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हाँ बिल्कुल सही, होता है यार ऐसा, कई सारी चीजें हैं जो आपको उस समय समझ में आती है, जो बाद में समझ में आती है। ठीक है, चलो अब ये अपना आज का जो मैंने सोचा था ये सब करना है, ये हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट नहीं कर रहा आज, वो अपन अगली क्लास से करेंगे, क्योंकि आज मैंने स्टार्ट कर दिया, कल भी मैं उसको कुछ पढ़ाऊंगा तो फिर तुम्हें फिर होमवर्क मिल जाएगा। तो एसी ईएमआई सब कंप्लीट नहीं हो पाएगा आपका। ठीक है, तो अभी जो अगली क्लास का होमवर्क है वही है, आपको एसी का सब कुछ जो बोला है अपन ने करके लाओ, एसी कंप्लीट करो, ईएमआई अच्छे से पूरा करो। उसके बाद फिर अपन मॉडर्न चालू करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में हम सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चालू करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डील्स विद प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, तो थोड़ा सा लाइट की प्रॉपर्टी के बारे में बातें करेंगे वहां पर अपन। लाइट एक तरह से पार्टिकल होती है, ये बातें करेंगे। उसके बाद फिर अपन जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फेमस एक्सपेरिमेंट है उसकी बातें करेंगे, है ना। उसके बाद फिर फोटो इलेक्ट्रिक जो आपने एटॉमिक में सब पढ़ा था, हाँ केमिस्ट्री में जो पढ़ा है वही सब। ठीक है, वही सब चीजें कॉपी पेस्ट होगी। फिर आपने केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, हम भी यहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बिल्कुल कॉपी पेस्ट, 100% चीजें सेम। कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा, केमिस्ट्री में आपको एटॉमिक कोलिजन नहीं बताते, हम फिजिक्स में एटॉमिक कोलिजन पढ़ेंगे, वो एक एक्स्ट्रा चीज होगी। उसके अलावा डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा, है ना, वो हम पढ़ेंगे। एक्सरेस यहाँ पर थोड़ी सी अलग चीज होगी जो केमिस्ट्री में नहीं होती है। देन न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स और न्यूक्लियर केमिस्ट्री तो बिल्कुल आइडेंटिकल है। अगर केमिस्ट्री में हो जाता तो हमें बहुत हेल्प मिल जाती है। तो शायद आपका अभी तो हुआ नहीं ना अभी न्यूक्लियर फिजिक्स, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री नहीं हुआ। हाँ, और बिल्कुल सही आयुष, वही वाला रिलेशन अपन पढ़ने वाला है। तो कोई बात नहीं, तो फिजिक्स में जो पढ़ोगे उससे केमिस्ट्री में हेल्प मिल जाएगी, है ना। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में फर्क होता है थोड़ा थोड़ा। केमिस्ट्री में चीजें जो फैक्ट से ऐसी चीजों पे ज्यादा फोकस होता है, जैसे कि 83 के बाद के एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। फिजिक्स में इसको कोई नहीं पूछता। फिजिक्स में ये रटने वाली चीजें का कोई सेंस नहीं होता। हम फिजिक्स के क्वेश्चंस को करने के लिए ना बेसिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और केमिस्ट्री के क्वेश्चन में रटने वाली चीजें ज्यादा आती। तो थोड़ा फर्क रहेगा आपको, केमिस्ट्री में पढ़ी हुई चीजें ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगेगी और फिजिक्स में पढ़ी हुई चीजें ज्यादा मैथमेटिकल लगेगी, ज्यादा क्वेश्चन वाली लगेगी। तो ये फर्क आएगा, बाकी पढ़ेंगे सेम टाइप, हाँ जैसा थर्मो में हुआ था, बिल्कुल सही। ठीक है, तो थोड़ा फर्क रहेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री में, बाकी चीजें एक जैसी रहेगी ऑलमोस्ट। क्लियर? ओके बच्चों, तो आज यही रुकते, थोड़ा जल्दी छुट्टी कर रहे हैं आपकी। बचे हुए टाइम में आज आप एसी के क्वेश्चंस कर लो और आगे का पढ़ लो। फोटो इलेक्ट्रिक थोड़ा पढ़कर आना, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, हाँ तो ब्रेक ले लीजिए, कोई बात नहीं। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय सबको, थैंक यू।